हेलो बच्चों, देखिए हमने 3 क्लास 11 फिजिक्स की ले ली थी, मापन एवं मात्रक की। और हम क्या कर रहे हैं, भी स्लो चल रहे हैं और स्लो चल के छोटी छोटी बातों पर पॉइंट कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मैंने एक चीज़ पे गौर किया है, देखा है, अगर हम कोई टॉपिक सिर्फ इस आधार पर पढ़ें कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो इस चैप्टर में से केवल मैं 10 पेज लिखाऊंगा, उसी में से एग्ज़ाम में आ जाएगा। लेकिन हमें मतलब किस बात से होता है, हमें दिक्कत वहाँ आती है जब फ्यूचर में हम कोई एग्ज़ाम देते हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उस एग्ज़ाम में किसी भूमि का क्षेत्रफल हमें ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन मैं वहाँ फंस गया जहाँ जो उसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर में न दे के हेक्टेयर में दे दिया। और मैं ये नहीं जानता था कि हेक्टेयर को वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, छोटी छोटी जानकारी एग्ज़ाम से हमें फंसा देती है और हो सकता है हम 1-2 नंबर से नौकरी से वंचित रह जाएं। तो मैं ये कोशिश करता हूं कि ऐसी बातें जो आगे भी काम आने वाली मैं आपको बताऊं। तो चलो हम शुरुआत आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में मीटर, सेकंड वगैरह 4-5 डेफिनेशंस पढ़ी थी, बाकी 2 डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें भी बस आप एक बार देख लीजिएगा, अंक इधर उधर हो जाए उसका नंबर नहीं कटता ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम जो नया टॉपिक आज डालने वाले हैं वो क्या है, वो भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, पूरक मात्रक। वापस देखो, तीसरी बार ये टॉपिक डाल रहा हूँ, इसकी वजह अब थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पर जितना हमारे काम वो आ सकता है और हमारे समझने के लिए ज़रूरी है। तो आपको पता है 2 पूरक मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, एक तो रेडियन। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेडियन, ठीक है। चलो, ये होता है हमारा पूरक मात्रक, लेकिन कौन सा वाला होता है। देखिए बच्चों, आपने बचपन से ही जो कोण पढ़े हैं वो रेडियन वाले ही पढ़े हैं। भले आपको डिग्री से ज़्यादा मतलब होता है, जैसे 60 डिग्री 45 डिग्री, तो कोण आप कैसे नापते हो, ऐसे नापते हो कि ये एक रेखा है, ठीक है, रेखा है या रेखाखंड है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। और ये दूसरी रेखा है, इसी समतल पर मान लो ये जो कोण अंतरित हो रहा है वो डी थीटा हो रहा है। कितना हो रहा है, थीटा भी ले सकते, परंतु कुछ सहूलियत की वजह से मैं क्या ले रहा हूँ, डी थीटा। और बेटा एक बात बताएं बेटा, अगर मैं इससे एक वृत्त का चाप खींचूं तो ये वृत्त का ही एक टुकड़ा है या नहीं है। और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या स्मॉल आर। और ये जो चाप अंतरित हुआ इसको मैं मान लूँगा डी एस। क्या मान लूँगा, डी एस। तो मैं इससे मेन बात क्या है, रेडियन है, कौन सा, यह समतलीय कोण है। कैसा कोण है, समतलीय कोण है, यानी ये समतल पर बनने वाला एक एंगल है। इट इज़ ए प्लेन एंगल, इट इज़ अ प्लेन एंगल। अब इसका सूत्र क्या है, यानी कोण का फिजिक्स में या गणित में भी, देखो फिजिक्स गणित का एक भाग है और आप ये भी कह सकते हो गणित फिजिक्स का एक पार्ट है। तो बेटा देखो, ये जो कोण है समतल कोण, कौन सा कोण, सिर्फ कोण लिख देता हूँ। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। क्या होता है बेटा, चाप बटा त्रिज्या। यह आपने देखा होगा 10th 11th में मैथ्स में। कोण क्या है हमारा, डी थीटा। कोण क्या है, डी थीटा। चाप क्या है, डी एस। रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो आपको पता है डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या डी एस अपॉन आर। तो याद रखना, ये रेडियन का कॉन्सेप्ट आया वो इसी फॉर्मूले से आया। मैं आपको एक प्रैक्टिकल से समझाने की कोशिश करूँगा अभी, ठीक है। वो देखिए, मुझे बताना रेडियन कहाँ से आया, ये फॉर्मूले से रेडियन का क्या संबंध है, रेडियन नया क्यों, डिग्री क्यों नहीं लिया। बात समझना बेटा, एक वृत्त होता है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है। बताओ है या नहीं है बेटा, है। अब मुझे बताओ वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अब मुझे बताना बेटा, इस फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाऊंगा तो इसका जो कोण है, सुनो, इस पूरे वृत्त का कोण कितना है, इसको मैं फिलहाल थीटा बोल दूं, चाप को एस बोल दूं और त्रिज्या को क्या बोल दूं, आर, ठीक है। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। अब बताओ पूरा एंगल कितना है, डिग्री में बताओ। तो कोई भी वृत्त जो पूरा कोण बनाता है वो कितना बनाता है, 360 डिग्री।
कितना बनाता है, तो मैंने डिग्री में लिखा 360 डिग्री। चाप कितना है, अरे ये पूरी परिधि ही इसका क्या है, जैसे ये चाप होता है ना बेटा कोण का, वैसे अगर पूरा घूम जाएगा तो क्या हो जाएगा परिधि, तो चाप क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन r, r से r गया क्या 360 डिग्री 2 पाई के बराबर नहीं होता है क्या, हाँ होता है। और ये जो 2 पाई है वही रेडियन है, यानी कोण को पाई में व्यक्त करना ही, कोण को पाई में व्यक्त करना ही रेडियन कहलाता है। और जब पाई में लिखते हैं तो उसी के आगे क्या लगता है रेडियन, जबकि डिग्री में लिखते हैं तो उसके आगे डिग्री लगता है। लेकिन बेटा गणित और भौतिकी के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स में कौन काम आता है, पाई वाला फॉर्मूला। ये तो आपके एक्स्ट्रा आप लिखना चाहो तो लिखो। अब मैं एक रेडियन को आपको परिभाषित कराऊंगा, कितने रेडियन को, एक, अरे एक ही तो करना है, इन दोनों को बराबर कर दे, कट जाएगा तो डी थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। यानी इफ यदि ds बराबर r हो, ये दोनों बराबर हो, देन डी थीटा का मान क्या हो जाएगा 1, और इसी को क्या बोलते हैं 1 रेडियन, इसी को क्या बोलते हैं 1 रेडियन। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी 1 रेडियन की, 1 रेडियन की परिभाषा क्या हो जाएगी, चलो लिखते हैं। एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो त्रिज्या के बराबर का चाप, बेटा त्रिज्या के बराबर का चाप केंद्र पर अंतरित यानी डालता है, अंतरित करता है। समझ में आ गया बेटा, एक रेडियन वह कोण है जब त्रिज्या के बराबर का चाप केंद्र पर अंतरित होता है। वो डेफिनेशन किसकी है, एक रेडियन की। तो यह आप लिख सकते हो, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये एक्स्ट्रा है आपको, अच्छा ये मैं नोट्स में दे दूंगा स्क्रीनशॉट आपको पीडीएफ में, या आपको लिखना पड़ेगा। तो आप साथ में अगर एक्स्ट्रा चाहो, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो लिख सकते हो। जब 2 पाई का रिलेशन किससे है 360 डिग्री से। देखिए अब हम बात करते हैं स्टेरेडियन के बारे में। देखो ये तो था रेडियन और ये हमारा था समतलीय कोण। तो देखो समतल होता है 2 डायमेंशनल यानी 2D, एक स्क्रीन के जैसा। लेकिन ये जो कोण है वो कौन सा है बेटा 3D, त्रिविमीय, यानी वो एक समतल पर न होकर पूरे आयतन में वितरित होता है। तो इसको अपन समझेंगे कैसे। अच्छा इमेजिन कीजिए गोला, क्या इमेजिन कीजिए बेटा, गोला, एक बड़ा सा गोला। अब गोले का मैं क्या करता हूँ, किसी हिस्से पर एक वृत्त बनाता हूँ। उस गोले पर वृत्त पर बना तो एक गोलीय भूभाग मिल गया मुझे जिसका कुछ क्षेत्रफल है, ठीक है। मैं यहाँ बनाने की उसे कोशिश करता हूँ। वो जो भूभाग है, वो जो मैंने गोला काटा, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है। वो क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ dA। क्या मान लेता हूँ dA। याद रखना समतल पर तो क्या आया था चाप, यहाँ क्या आ रहा है, इसको क्या बोलूँगा मैं अभिलंबवत। ये क्या है अभिलंबवत क्षेत्रफल, अभिलंबवत क्षेत्रफल, ठीक। तो देखो मैंने इस गोले से एक हिस्से पर वृत्त बनाया जिससे मुझे एक भाग मिला। अब मैं क्या करता हूँ, उससे उसको एक कीप नुमा एक भाग बनाता हूँ केंद्र की ओर। तो एक बात बताओ, इसको भी मैं कोण ही कह सकता हूँ ना, जैसे ये कोण हुआ करता था चाप का डी थीटा। तो ये गोला भी एक केंद्र पर क्या डालेगा, ये गोला भी केंद्र पर, ये मान लो केंद्र है O, तो ये गोला भी केंद्र पर एक कोण अंतरित करेगा। क्या अंतरित करेगा, कोण। लेकिन बेटा ये जो कोण है वो 3D है। वो कैसा है 3D है, ऐसे कीप की तरह। तो यहाँ जो हमें ये गोलाई मिली, ये जो गोलाई मिली, ये हमें जो गोलाई मिलती है, यही हमारा क्या है स्टेरेडियन कोण। इसको हम कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं घन कोण, क्या कहते हैं घन कोण। इसे डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं
डी ओमेगा से, लेकिन एनसीईआरटी में ये ओमेगा चेंज हो गया और इसको जैसे ओम का चिन्ह आता है बेटा डी ओम, लेकिन इसे भी क्या बोलेंगे ओमेगा, डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं और इसकी त्रिज्या भी कितनी है आर, त्रिज्या भी कितनी है आर। तो समझ में आ गया ये क्या है। तो मैं क्या बोलूँगा इसकी डेफिनेशन, किसी गोलीय ध्रुव गोलीय, एक मिनट बेटा, क्षेत्र या भूभाग, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है बेटा, घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। बात मेरे तुम्हारे बेटा समझ में आ जानी चाहिए। चलो अब इसका बात करता हूँ फॉर्मूले की। तो जो घन कोण होगा, घन कोण होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, घन कोण का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा इसका ये क्षेत्रफल, जैसे वहाँ क्या आता था चाप, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा अभिलंबवत क्षेत्रफल। इसको अभिलंबवत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे अगर मैं सीधी रेखा डालूं तो ये इसके क्या रहेगा 90 डिग्री पर लंबवत रहेगा। बटा अब सुनो बेटा, वहाँ क्या था, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि ये चाप क्या था एक रेखा था तो त्रिज्या भी सिंगल आएगी। लेकिन यहाँ एक बात बताओ बेटा, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर त्रिज्या नहीं आकर क्या आएगा त्रिज्या का स्क्वायर, क्या आएगा त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ओमेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने दोनों लिख दिए, बराबर एरिया डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, और इसे स्टेरेडियन कहते हैं, तो आपको पता ही है। इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको कचरे में पढ़ना ही नहीं है, काम भी नहीं आता इतना। ठीक है, अपन एक स्टेरेडियन को भी नहीं लिखेंगे, कोई मतलब हमको नहीं है, इतना ही आप देख लीजिए और सीख लीजिए। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए कुछ पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, ये बिंदु टॉपिक से अलग ही हैं। वो पॉइंट्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। 2 पाई बराबर क्या होता है 360 डिग्री। बेटा पतो है क्या कोनी, बिल्कुल पतो है। 2 पाई बराबर कितना होता है 360 डिग्री। इसको मैं बोल दूँ 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। मैंने बताया था अभी, पूरे वृत्त का केंद्र, पूरे वृत्त का क्या होता है कोण है 360 डिग्री। अब मेरे को चाहिए 1 रेडियन को डिग्री में, 1 रेडियन को डिग्री में, तो इसको कैसे बदलूंगा 360 इंटू 2 इंटू 3.14। पाई का मान क्या होता है 3.14। जब इसको बेटे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री। अब सुनो, डिग्री जब टूटता है, जैसे घंटे मिनट में टूटते हैं, मिनट किस में टूटते हैं सेकंड में, ऐसे डिग्री टूटता है आर्क मिनट में और आर्क सेकंड में। तो 57 मिनट 3 आर्क मिनट, 57 डिग्री 3 आर्क मिनट। तो 1 रेडियन का मान भी वो किसी एग्जाम में पूछ ले तो डिग्री में कितना होता है 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 3 आर्क मिनट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वो देखिए। तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 2.1 आपके एनसीईआरटी में बुक में। ठीक है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी है ताकि आपको डिग्री रेडियन आर्क मिनट और आर्क सेकंड में कैसे बदलते हैं इस पर आप बात कर सकोगे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। तो आपको ज्ञात करना है, मैं क्वेश्चन मेरे हिसाब से लिख देता हूँ। क्या ज्ञात करना है, 1 डिग्री सेकंड, 1 आर्क मिनट, इसको क्या बोलते हैं 1 आर्क मिनट। तीसरा 1 डबल डैश, ये सिंगल डैश है, ये डबल डैश है, इसको बोलते हैं आर्क सेकंड। क्या बोलते हैं बेटा आर्क सेकंड को रेडियन में चेंज कीजिए। किस में चेंज करना है रेडियन में। चलो करते हैं। ये अगर मैं सवाल छुड़ा देता तो बेटा मैं आपसे बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करता। मैं चाहता तो छुड़ा सकता था,
एग्जाम में भी बहुत कम चांस होते हैं। बेटा एक बात बताएं, आपको डिग्री को रेडियन में बदलना नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो यानी आपको ये सीखना बहुत बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो 1 डिग्री को रेडियन में बदलना, एक आर्क मिनट को 1 रेडियन में बदलना है, और एक आर्क सेकंड को भी किस में बदलना है? रेडियन में। हम रेडियन को डिग्री में तो बदल चुके हैं। ये देखो, ये क्या है? रेडियन टू डिग्री। अब इसमें बदलना है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। तो चलो, जो हमारे पास है वही वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो देखो 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब आपको पता है बेटा 360 डिग्री बराबर कितना होता है? 2 पाई रेडियन। जानते हो कि 1 डिग्री, पहले क्या लिखा मैंने? इधर क्या लिखा था? 2 पाई बराबर 360, क्योंकि मेरे को एक रेडियन चाहिए था। अब मेरे को डिग्री चाहिए, तो इधर क्या लिखूंगा? 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो अब मेरे को चाहिए 1 डिग्री। 1 डिग्री का मान क्या होगा? 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। इसकी वैल्यू रखो तो 22/7 रख दो या कुछ भी रख दो, 360। जब इसको आप सोल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट देख के इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसको सोल्व करना। वो क्या होगा? 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। समझ गए? इसको जब आप सोल्व करेंगे 1 डिग्री रेडियन में किसके बराबर होगा? 1.74 इंटू 10⁻²। दूसरा, मेरे को किसमें? एक आर्क मिनट को भी रेडियन में बदलना है, आर्क मिनट को। अब बात समझिएगा बेटा, 1 डिग्री, याद रखना 1 डिग्री, अच्छा 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटा किसके बराबर होता है? 60 मिनट के बराबर। तो 1 डिग्री 60 आर्क मिनट के बराबर होंगे। 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 आर्क मिनट। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, डब्बे में बंद कर देता हूँ। 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 आर्क मिनट है। और 1 डिग्री का मान क्या है? ये लिख लो, 1.74 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब मुझे किसका चाहिए बेटा? 1 आर्क मिनट का चाहिए। तो बेटा ये 60 को कहाँ ले जाऊंगा मैं? नीचे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.74 10⁻² अपॉन 60। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। क्या आएगा? 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। आपको समझ में नहीं आया बेटा, मेरे से बिल्कुल आप पूछेगा, मैं दोबारा बताऊंगा, एक बार फिर समझ लो। 1 डिग्री मेरे को रेडियन में बदलना था, तो लिखा 360 बराबर 2 पाई। तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 360। वैल्यू रखोगे, ये तो आपको सोल्व करना है। अब मेरे को चाहिए 1 आर्क मिनट। अब देखो 1 डिग्री कितने आर्क मिनट के बराबर होता है? 60 आर्क मिनट, यानी 60 डैश। तो 1 डिग्री की वैल्यू लिख दो यहाँ रेडियन में। तो मेरे को इसको 1 का मान चाहिए ना, तो 60 को नीचे भेज दो तो 1 आर्क मिनट आ जाएगा। अब देखो मैं आर्क सेकंड निकालता हूँ। तो तीसरा है 1 आर्क मिनट। 1 आर्क मिनट बराबर होता है 60 आर्क सेकंड के। 60 आर्क सेकंड के। अरे बेटा 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है, तो 1 आर्क मिनट किसके बराबर है? 60 आर्क सेकंड के। अब मुझे बताइएगा, 1 आर्क मिनट की वैल्यू क्या आई? 2.9 इंटू 10⁻⁴। और 1 आर्क मिनट किसके बराबर है? 60 आर्क सेकंड के। तो मुझे क्या चाहिए? 1 आर्क सेकंड चाहिए। अब इसको क्या करेंगे? 2.9 इसको भेज देंगे बटे में इंटू 10⁻⁴। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको सोल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 4.85 इंटू 10⁻�6 रेडियन। तो देखो आपको याद क्या रखना है, ये जो मैंने डब्बे बंद करे ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अब आगे देखिए,
देखिए आपको पिछले व्यू में ये नहीं दिख रहा होगा, दोबारा देख लीजिए। 1 मिनट 60 आर्क सेकंड के बराबर है। कितने आर्क सेकंड के बराबर है? 60 आर्क सेकंड के। अब मुझे 1 आर्क सेकंड चाहिए, तो 1 मिनट बराबर 60 आर्क सेकंड, और 1 मिनट की वैल्यू आ चुकी है 2.9 × 10⁻⁴। अब मुझे क्या चाहिए? 1 आर्क सेकंड। 1 आर्क सेकंड चाहिए, तो इसको नीचे ले जाओ, तो ये किसका मान आ जाएगा? 1 आर्क सेकंड का। 1 आर्क सेकंड का मान 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। तो बेटा ये कुछ बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब आगे बात करते हैं। बेटा मैं कुछ तुम्हें जीके की नॉलेज देता हूँ, और ये नॉलेज आपके डेफिनेटली लाइफ में ज़रूर काम आएगी, और मैं वही चीज़ें लिखाऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। फालतू एनसीईआरटी में इतनी डिटेल भरी हुई है, पूरी याद मत करना, मुझसे पूछ लेना अगर कुछ भी याद करने की इसके अलावा इच्छा हो तो देखो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स पर कुछ बात करता हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कई बार पूछ लेता है 1 लीटर, 1 लीटर, लीटर बेटा लीटर कई बार मीटर और सेंटीमीटर में बदलने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लीटर आयतन का मापक है। किसका मापक है? आयतन का। ना लीटर जिसे दूध देता है बेटा, दूध लाते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, तो आयतन का मापन है। और आयतन का अगर लंबाइयों में मान निकालूं तो वो क्या होगा? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर की मीटर में वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर क्यूब। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और बात मैं बताता हूँ। सोना आपने सुना होगा, कैरेट का सोना। 1 कैरेट की वैल्यू कितनी होती है? आप बच्चों को पता ही नहीं होता है, तो देख लो कितनी होती है, 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट की वैल्यू कितनी होती है? 200 मिलीग्राम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो काम में आता है बेटा, 1 क्विंटल, 1 टन तो आपको पता ही होगा। 1 क्विंटल यानी 100 किलो, और 1 टन कितना होता है? 1000 किलो। ठीक है, लेकिन मैं लिखा देता हूँ, चलो क्विंटल। तो 1 क्विंटल 100 किलोग्राम, और 1 टन 1 टन होता है 1000। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो याद ही नहीं रहता और आपको याद रखना ज़रूरी है, 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, सुनो, ये किसका मापक है? ये क्षेत्रफल को मापता है। किसको मापता है? भूखंडों के क्षेत्रफलों को। बड़े बड़े भूखंड जो है दुनिया में, उसको कैसे मापा जाता है? सरकारी आंकड़ों में, हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर की वैल्यू कितनी होती है? 1 हेक्टेयर की वैल्यू होती है बेटा, क्षेत्रफल है तो पीछे क्या लगेगा? मीटर स्क्वायर। तो 10⁴ मीटर स्क्वायर। यानी आपको ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब आगे भी मैं कुछ डिटेल्स पर बात करता हूँ, देखिए। चलो अब हम जो नया टॉपिक डालने वाले हैं, नया टॉपिक नंबर क्या आएगा? टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4, लंबाई का मापन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेस तैयार करेगा, आप ध्यान रखना। ये वैल्यू बार बार आप पूछोगे, वरना 12वीं क्लास तक भी कि सर ये क्या है। तो बेटा मैं कुछ बेसिक बातें कर लेता हूँ। जब हमको लेंथ नापनी है, तो एक बात बताएं, हम कपड़ा वगैरह खरीदते हैं या किसी चीज़ की हाइट को मापते हैं, तो हम कैसे मापते हैं? हम नॉर्मल हमारा स्केल लेते हैं, या एक लंबा फीता आता है उसे लेते हैं और उससे माप लेते हैं। उसको बोलते हैं मीटर स्केल। क्या बोलते हैं? मीटर पैमाना। जो नॉर्मली हम स्केल, बड़े स्केल, इसके अलावा वो फीता स्केल यूज़ करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मीटर का पैमाना। अब मुझे बताना, उस स्केल में क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं, और सेंटीमीटर से छोटे मिलीमीटर होते हैं। तो जो मिलीमीटर है, मैं इधर लिखता हूं रेंज। रेंज मतलब परास, और यहाँ क्या लिखूंगा? इसका यूज वाला पैमाना। ठीक, इधर लिखूंगा उसकी रेंज, यानी कहाँ से कहाँ तक। बेटा रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक। तो जो पहली रेंज है नॉर्मली, वो हम क्या यूज़ करते हैं? हमारे स्केल में तो मिलीमीटर से ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक यूज़ कर सकते हो आप? 100 मीटर तक। कितने मीटर तक? 100 मीटर तक। 100 मीटर नाप सकते हो आप बेटा, इतना होता है। लेकिन 1 किलोमीटर नहीं नाप सकते उससे। ठीक है, 100 मीटर को मैं 10⁻² मीटर बोलूँगा, और 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻³ मीटर। तो सुनो, रेंज 10⁻³ मीटर से
10⁻² मीटर यानी 100 मीटर तक जो पैमाना यूज़ होता है वो कौन सा होता है? मीटर स्केल या मीटर पैमाना। मीटर स्केल या मीटर पैमाना। अब सुनो, यदि मिलीमीटर को तोड़ दिया, इससे छोटा मापन में स्केल से नहीं कर सकता, तो इसके लिए फिजिक्स के लैब में एक पैमाना आता है, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप उन्हें देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। तो इससे छोटा आंकड़ा यानी 10⁻⁻⁴ मीटर का मापन किसके द्वारा होता है? वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। तीसरा, इससे भी छोटा मापन यानी इसको भी तोड़ दो, 10⁻⁵ बेटा ये जो -1 बढ़ता जा रहा है ना, इसका मतलब 10 का भाग लगाते जा रहे हैं, इतना तोड़ते जा रहे हैं उसको 10 बार। ठीक है, तो देखो इसके लिए 2 स्केल यूजफुल होते हैं। 2 स्केल, एक तो आता है स्क्रू गेज, एक आता है स्फेरोमीटर। क्या आता है? स्फेरोमीटर। अपने 11th में इसका एक प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, 10⁻³ से 10⁻² मीटर स्केल, 10⁻⁴ वर्नियर कैलिपर्स और 10⁻⁵ मीटर किसका यूज होता है? स्क्रू गेज का। किसका यूज होता है? स्क्रू गेज का। या एक और आता है स्फेरोमीटर। अब आगे मैं बात करता हूँ। ठीक, लंबाई का मापन में हम चल रहे हैं, तो हम फिजिक्स के अंदर देखो, फिजिक्स का क्राइटेरिया कितना बड़ा है। फिजिक्स के अंदर हम चांद तारों के बीच की दूरी याद करते हैं। आपको पता है चांद इतना दूर है, वो तारा, वो मंदाकिनी, आपको पता है अपना जो ब्रह्मांड है कहाँ तक फैला हुआ, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो उसको हम क्या स्केल से नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। तो बेटा हर दूरी को मापने के लिए फिजिक्स के अंदर नया तरीका है, अलग तरीका है। अब इसके अलावा जो परमाणु हैं, नाभिक है, प्रोटॉन है कितने सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन है कितना सूक्ष्म है, तो क्या उनको मैं स्केल से माप सकता हूँ इन स्केल्स के द्वारा? आप कहोगे नहीं, यानी बड़ी दूरियों का और छोटी दूरियों का मापन अलग अलग तरीके से होता है। तो आप देखिएगा सर, देखिए भौतिकी के अंदर बड़ी दूरियों और छोटी दूरियां ना, सूक्ष्म, छोटी को ज़्यादा बेटर हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म दूरियों का मापन के लिए कई अलग अलग विधियां मौजूद हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फिजिक्स के अंदर जो बहुत बड़ी दूरियां यानी मान लो पृथ्वी व तारों के मध्य दूरी या पृथ्वी व सूर्य के मध्य दूरी, एग्जाम्पल मैंने पहले लिख दिया। ऐसी दूरियों को क्या मैं मीटर स्केल से ज्ञात कर सकता हूँ? नहीं। तो इसके लिए एक विशेष विधि इजाद की गई है। वो विशेष विधि कौन सी है? लंबन विधि। कौन सी विधि? लंबन विधि द्वारा किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा किया जाता है बेटा? बड़ी दूरियों का मापन, लंबन विधि। इस लंबन विधि को हम पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आप समझ नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं आपको ये विधि के एक्सप्लेनेशन किसमें दूंगा? ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, चलो इसको फिलहाल छोड़ते हैं, हम थोड़ी अलग हटके विधि है ये। तो मैं अब जो बात करने वाला हूँ वो सूक्ष्म यानी अल्प दूरियों का मापन हम कैसे करेंगे भौतिकी के अंदर। तो भौतिकी में बहुत सारे छोटे छोटे भाग है। जैसे हम मीटर को यूँ नाप लेते हैं, सेंटीमीटर को यूँ माप लेते हैं, मिलीमीटर को यूँ ही माप लेते हैं, लेकिन उससे भी सूक्ष्म दूरियां होती हैं। माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, फर्मी। तो ये ऐसी दूरियां हैं जो आधुनिक तरीके से ही ज्ञात की जा सकती हैं। स्पेशल सूक्ष्मदर्शियों द्वारा ही इन्हें ज्ञात किया जा सकता है, किसी भी स्केल द्वारा इन्हें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो मैं चलो कुछ बातें करता हूँ अलग अलग तरह की जो मापन की विधियाँ हैं। जो मैं पहली विधि के बारे में बात करूँगा वो कौन सी सूक्ष्मदर्शी है? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। कौन सी सूक्ष्मदर्शी? प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी। इसको प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी क्यों? अच्छा, सूक्ष्मदर्शी आपने देखी होगी, वो छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना। तो जो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी है उसका नाम क्या है? प्रकाशीय क्यों है? क्योंकि इसमें किसका उपयोग होता है? दृश्य प्रकाश का। कौन से प्रकाश का? दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? दृश्य प्रकाश का। अब चूंकि बेटा आपने 11th में एडमिशन लिया ही है, आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो मैं तुम्हें एक बेसिक बात बता देता हूँ। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है
क्या होती है? तरंग दैर्घ्य। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। इसकी जो रेंज है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के मध्य। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच। और एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी बेटा इतना छोटा टुकड़ा ही है एक एंगस्ट्रॉम। तो एक बात बताओ, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतनी होती है ना, ठीक है। तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शियों की जो रेंज है, जो नापने की रेंज है, वो भी कितनी है? 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। इससे छोटी दूरियां इससे ज्ञात नहीं की जा सकती हैं। इससे दूरियां प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से ज्ञात नहीं की जा सकती है। तो अब इसी तो काम से गई। अगर मान लो मुझे परमाणु की जो त्रिज्या है वो चाहिए, उससे छोटे मान चाहिए, तो क्या मैं इससे ज्ञात कर सकता हूँ? नहीं, वो दूरियां मैं प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से ज्ञात नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कौन से सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करूँगा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कौन से सूक्ष्मदर्शी? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी रेंज, इसकी रचा, इसमें क्या उपयोग होता है? इलेक्ट्रॉन की बौछार होती है, इलेक्ट्रॉन पुंज की बौछार होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन गन है, इससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी मेरे को दूरी चाहिए, मान लो यहाँ दूरी चाहिए, तो मैं इससे क्या करूँगा? इलेक्ट्रॉन पुंज की बौछार कराऊंगा और इससे दूरी मापूंगा। क्लास 12th में आपके ये टॉपिक है, इससे हम देखेंगे हम दूरियों को कैसे मापेंगे। अभी इतनी बात नहीं करेंगे। तो इसकी जो रेंज है वो फिर कितनी है? इससे छोटी होगी। इसकी रेंज है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम। और इससे छोटी भी इससे ज्ञात की जा चुकी है। कितनी? 0.6 एंगस्ट्रॉम भी इससे ज्ञात की जा चुकी है। एक और सूक्ष्मदर्शी है जो नई की नई सूक्ष्मदर्शी है, लेकिन उसको हम नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा, उसका केवल नाम देख लेते हैं, सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। कौन से सूक्ष्मदर्शी बेटे? सुरंगन सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, एक तो थी प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी जिसकी रेंज कितनी है? वो दृश्य प्रकाश के बराबर 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच। से छोटी ये दूरी नहीं नाप सकता। उससे छोटी के लिए कौन सी सूक्ष्मदर्शी का यूज़ होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और इससे छोटी के लिए किसका यूज़ होता है? किसका यूज़ होता है? सुरंगन सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, बाकी मैं बातें अभी करूँगा। देखिए बच्चों, मैं जो तुम्हें जो डिटेल देने जा रहा हूँ वो ऐसी डिटेल है, वो बच्चों को याद ही नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें पढ़ा ही नहीं जाता है अच्छे से। टीचर जब पढ़ाते हैं 11th में बच्चे को, तो वो क्या सोचते हैं? सीधे विमा बता दूँ, विमेय सूत्र बता दूँ, त्रुटियाँ पढ़ा दूँ, चैप्टर ख़त्म। ऐसा नहीं होता है बेटा। मैं तुम्हें कंपटीशन के लेवल पर तैयार करना चाहता हूँ, और मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, आराम से पढ़ाऊँगा। जो पढ़ाऊँगा वो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं कोई भी चीज़ अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो कुछ बातें देखना, टॉपिक कुछ भी नहीं डालते हैं, केवल हम डिटेल लिखते हैं, कुछ डिटेल्स, वो आपके काम आएगी। क्या? 1 मिलीमीटर आप जानते हो 10⁻³ मीटर होती है। 1 मिलीमीटर बराबर, इसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। इसके अलावा एक और यूज होता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा। पहले बना दो एक डंडा बना के लिख दो यू, म्यू मीटर बोलते हैं इसको, म्यू मीटर, माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर की वैल्यू होती है, इसको 1000 बार फिर तोड़ दो, यानी 10⁻⁻6 मीटर। अब इसके अलावा 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? ये इसको 1000 बार और तोड़ दो, 10⁻⁹ मीटर। इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये, इंपॉर्टेंट आपके लिए है 1 एंगस्ट्रॉम। देखो बहुत से एंगस्ट्रॉम की बिंदी यहाँ लगाते हैं, गलत है। एंगस्ट्रॉम की बिंदी कहाँ लगती है? ऊपर। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। इसके अलावा 1 पिकोमीटर,
10 की घात -12 मीटर। ठीक है, ये तो थी। और एक फर्मी, 1 फर्मी, अरे बेटा ये भी ध्यान रखना, 10 की घात -15 मीटर। एक फर्मी, ये किसकी आमाप है? प्रोटॉन की आमाप। आमाप मतलब साइज, प्रोटॉन की साइज होती है 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, ज़्यादा बातें मैं टॉपिक वाइज तुम करते रहना। जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट होगा। वो आपके लिए क्या होगा? इम्पोर्टेंट। एक आपके लिए आता है खगोलीय मात्रक। कैसा मात्रक? खगोलीय मात्रक। एक खगोलीय मात्रक या 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब क्या है बेटा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? एक खगोलीय मात्रक बराबर होगा 1.5 × 10⁻11 मीटर। कितना होगा? 1.5 × 10⁻11 का क्या मतलब है? 15 कितना चला गया? इकाई दहाई से 7। अगर 10 की घात 7 होता है तो इसका मतलब 1 करोड़ होता है। 8 होता है 10 करोड़, 9 होता है 100 करोड़, 10 होता है 1000 करोड़, 11 10,000 करोड़ किलोमीटर ये मीटर। अब 10,000 करोड़ मीटर हो गया। 3 जीरो काट दो, 3 अगर जीरो कटेगी तो कितना हो गया बेटा? 10 करोड़, या अब 15 बोलो तो 15 करोड़ किलोमीटर। इसको अपन क्या बोलेंगे नॉर्मल भाषा में? 15 करोड़ किलोमीटर। ये तो मीटर में है बेटा, और ये 15 करोड़ किलोमीटर है। ये कौन सी दूरी है? ये दूरी क्या है? ये दूरी क्या है? ये दूरी है, याद रखना, क्या याद रखना? सूर्य व पृथ्वी की औसत दूरी। सूर्य व पृथ्वी की क्या है ये? औसत। क्यों बोला? सुनो बेटा, जब ये सूर्य है वो पृथ्वी इसके चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर। तो इसकी जो गति होती है वो बिल्कुल वृत्ताकार नहीं होती है, थोड़ी अंडाकार होती है, और इसकी दूरियां बदलती रहती है। तो मैं बात करूंगा औसत दूरी की। किसकी बात करूंगा? औसत दूरी की। इसलिए यहाँ क्या लिख दिया? सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.16 × 10⁻15 मीटर। ये दूरी क्या है वो सुन। प्रकाश एक साल में, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है निर्वात में, किसमें? अंतरिक्ष में, हवा में नहीं। प्रकाश एक वर्ष में अंतरिक्ष में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है वो इतनी दूरी है। बहुत सारी होगी ना, 1 सेकंड में कितना चल जाता है वो? 10 की घात 3 × 10 की घात 8 मीटर। तो एक वर्ष में इतना चलता है। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आई? कहाँ से आई? सूर्य के प्रकाश की निर्वात में एक वर्ष में तय दूरी। कितने वर्ष में तय दूरी? एक वर्ष में तय दूरी क्या कहलाती है? एक लाइट ईयर कहलाती है। तो आज मैंने तुम्हें इतनी सारी नॉलेज दी, आपको पूरी याद करनी है, समझनी है। कोई चीज़ याद नहीं हो कोई बात नहीं, बस पढ़ लेना, याद अपने आप आ जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। थैंक यू।